गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Just a minute. Just a minute. Yeah. Okay. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Okay, good. In the last lecture, हमने ये देखा था कि कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. ये तो नहीं देखा था हमने, बट लास्ट हमने ये देखा था कि कैसे अगर हमारे पास कोई भी अननोन कंपाउंड होगा तो पहले उसके ऊपर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस रन करना पड़ेगा, फिर क्वांटिटेटिव, फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट रन करना पड़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा. फिर वहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर वहां से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे, है ना. तो आई होप आपको ये याद होगा. तो आज थोड़ा इसके ऊपर बिल्ड करेंगे और देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं. बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है. In all probabilities, we will finish a couple of numericals today, and from there we will go to your concentration. Okay, concentration, solution की concentration. Quickly load up the file. Connected. Problems that you have to face when you take lecture from your parents' house. Okay. So we were talking about empirical and molecular formula. So you look at this now. Okay. एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट. मैं डायरेक्टली नोट्स ही कंपाइल किया हुआ है, मेरे नोट्स नहीं है, मेरे स्टूडेंट ने लिखे हुए. सो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बात मैंने आपको बताई है कि इफ वी नो द परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड द मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि अब तक हमने वो तीनों टेस्ट खत्म कर लिए हैं. क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म हो चुका है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस खत्म हो चुका है, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टेस्ट भी खत्म हो चुका है. ये तीनों टेस्ट खत्म हुए हैं, ठीक है. तो अगर हमें परसेंट कॉम्पोजिशन पता है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमें मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
through the empirical formula. What is empirical formula? It is molecular formula itself, but represented in a simplest ratio. For example, ग्लूकोज जो कि है C6H12O6, यहां पर अगर आप देखोगे तो तीनों चीजें 1:2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा, CH2O. Is this understood? Yes or no? Write down in the chat. Don't give me a thumbs up. I will not be able to see your thumbs up right now. Write it in the chat if it is clear to you. Chalo. Okay, good. Clear. Okay, all right. So now this is how you will find empirical formula and molecular formula from the given data. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ये 3 स्टेप करके दिए जाए। हाँ, आपको याद है मैंने कहा था ये आपके पोर्शन में है, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि ये कैसे निकाला जाता है, बट फिलहाल के लिए इट विल बी गिवन टू यू। ये तीनों अभी के लिए आपको दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी परसेंटेज दिया होगा, 40% कार्बन, 12% हाइड्रोजन, जो भी है, पहले ऐड करके देखोगे वो 100 बन रहा है कि नहीं। ओके, check whether the sum of all the percentages is 100. If it is not 100, अगर 100 नहीं टैली नहीं हो रहा, अगर टोटल 100 पे नहीं आ रहा, तो जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, तो पहले चेक करो जितने भी परसेंटेज दिए हैं सबका सम 100 आ रहा है या नहीं। अगर 100 आ रहा है, वेरी गुड। अगर 100 नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, अब जो भी परसेंटेज है, कार्बन का मान लो 36%, हाइड्रोजन का मान लो 12%, ऑक्सीजन का मान लो 32% या व्हाटएवर, हर एक परसेंटेज को रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट लीस्ट रेशियो। ओके, कार्बन का लीस्ट रेशियो, हाइड्रोजन का लीस्ट रेशियो, ऑक्सीजन का लीस्ट रेशियो। फिर क्या करोगे, जो भी सबसे छोटा नंबर है इन सब में, रिपीट दिस पॉइंट, विच पॉइंट, द लीस्ट रेशियो पॉइंट। ओके, लीस्ट रेशियो पॉइंट का मतलब ये है if because I'm getting this phone call saying that my internet connection is मेरे को बता देना, although I would be more comfortable if the camera was on because I do all the hand gestures and everything. Okay, no problem. Hopefully now it is better. Yeah. So यहां पर ये है कि जो भी एटम है उसका जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है ना, परसेंटेज दिया हुआ है ना, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, कॉपर कितना परसेंट है, सारा परसेंटेज आपको दिया हुआ है। वो हर एक परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करके आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर का नाम होगा लीस्ट रेशियो। ओके, इट विल बी क्लियरर टू यू व्हेन आई टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाए। फिर जो सबसे छोटा वैल्यू है, ये जितने लीस्ट रेशियो हमें मिले, इनमें जो भी सबसे छोटा वैल्यू है उससे थ्रू आउट डिवाइड कर दो तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आया तो मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट बाय अ सुटेबल इंटीजर टू मेक इट अ होल नंबर। अब ऐसे देखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है,
आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो आपने बोला था सिंपल है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड निकला। ठीक है, तो वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं क्या करता हूँ अभी के अभी एक ये लेता हूँ एग्जाम्पल। आई टेक एन एग्जाम्पल राइट अवे। is not difficult at all. Textbook आ गया। हाँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझेगा। आवाज कट रही है, एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर नेटवर्क इशू आ रहा है। बाकी जगह पे नहीं है नेटवर्क इशू, लेकिन यहाँ पर मेरा घर है ना, वहां थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे। खैर ये एक आध लेक्चर की ही बात है, बिकॉज टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई बी लीविंग फॉर मुंबई, सो वंस आई एम बैक इन मुंबई दिस नेटवर्क प्रॉब्लम won't be an issue. Yeah, obviously I'm not in Mumbai right now. I'm in Punjab at my parents' place. Okay. ये देखो, ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, लेकिन हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर ये सॉल्व कर रखा है ना, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक कंपाउंड है, इट हैज अ मोलर मास ऑफ 159, 9.62 कॉपर है, 20.13% सल्फर है। सजेस्ट द मॉलिक्यूल तुमको कहां तक सुनाई दिया? मैं डिस्कनेक्ट हो गया और फिर वापस से मैं कनेक्ट हूँ। I got disconnected and then I got connected again. Were you able to hear whatever I said? Okay, I'll repeat it. See, if the problem persists, what I will do is I will change my place. Okay. अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो मैं मेरी जगह चेंज कर लूंगा। थोड़ा सा मैं बाहर बालकनी वगैरह में जाना अवॉइड कर रहा था बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड, बट अगर ऐसा होता है, इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट आई विल गो आउट। ठीक है, 5 मिनट और देखते हैं, अगर नहीं होता है तो आई चेंज माई प्लेस। ऑलराइट, okay. So, okay, a compound with molar mass 159 was found to contain 39.62% copper and 20.13% sulfur. Suggest the molecular formula for the compound. यानी कि यहां पर हमारे पास कॉपर है एंड सल्फर है।
दोनों के परसेंटेज हमें दिए हुए हैं। कॉपर का कितना है? कॉपर है 39.62%, सल्फर है 20.13%। लेकिन जब ये परसेंटेज को ऐड करोगे, क्या ये 100 होता है? नहीं, सिर्फ 59.75 होता है। तो नेचुरली जो 100 में से जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हुआ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इज दिस अंडरस्टूड? यस और नो? यहां तक कोई डाउट नहीं? ओके, सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अप्रोच, अब कहाँ गया यार, वही मिनट, हाँ ये रहा। तो ना, अब मैं यहां से अपनी अप्रोच थोड़ी सी बदल दूंगा, क्योंकि अब अगर आप ये वाले प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करोगे तो सिर्फ प्रॉब्लम का लेंथ बढ़ेगा और आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं होगा सर। तो लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, ये एक, ये दो, यहां पर आ जाएगा इसका एटॉमिक वेट, और इत्थे आ जाएगा द लीस्ट रेशियो, थोड़ा साइड में ले लो इसे, और यहाँ आ जाएगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो। शाबाश, क्या बात है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ मैं। चलो, तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कौन सा एलिमेंट है, यहां पर हम लिखेंगे कि उस एलिमेंट का क्या परसेंटेज है, यहां पर लिखेंगे उसका एटॉमिक वेट क्या है, यहां पर निकालेंगे कि उसका लीस्ट रेशियो क्या है, और यहां पर निकालेंगे उसका सिंपलेस्ट रेशियो। जब आप लोग लिखोगे अपने नोटबुक में तो प्रॉपरली लिखना, लीस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, एलिमेंट कौन सा है? Cu एस ओ, राइट? यहां तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, आई हैवंट टॉट एनीथिंग। ये जितना टेबल मैंने बनाया ना, इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं तुम, ये तो बस तुमको पता है कि ये सारी चीजें हमें निकालनी है, बस उसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में बना दिया, दैट्स इट। कुछ पढ़ाया तो नहीं मैंने यहां तक। अब मैं एक्चुअली इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अब मेरे को बताओ, यहां तक कोई डाउट है या नहीं? गितेश इज सेइंग दैट द वॉइस इज ब्रेकिंग, एम आई ऑडिबल टू यू? अगर अभी भी वॉइस का इशू होता है ना, तो मैं मेरी जगह चेंज कर दूंगा, फिर मेरे को बाहर जाके थोड़ा ठंड में बैठना पड़ेगा, बट इट्स ओके। बट पीपल आर सेइंग दैट इट्स क्लियर। ओके, ऑलराइट, क्लियर है। ओके, अब देखो यहां पर इसका परसेंटेज क्या था, कहाँ गया, 39.62, 20.13, 39.62, 20.13, और इसका कितना था? इसका था 40.25 आया था, है ना, 100 में से निकालकर 40.25। इसके रिस्पेक्टिव एटॉमिक वेट्स कितने हैं? इसका होगा 63.5 होता है, बट इधर क्वेश्चन में हम लोग को 63 दिया हुआ है। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर आपने ये स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल क्यों दिया, हमको तो कुछ एंट्रेंस करना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, ये ऐसा पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें बोर्ड्स और एंट्रेंस में सेम ही पार्ट। ठीक है, इसमें बोर्ड्स और एंट्रेंस में कोई फर्क नहीं, आप कहीं से भी न्यूमेरिकल ले लो, सेम ही आता है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा है जहां एंट्रेंस ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहां बोर्ड ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कहीं कहीं पर सेम लेवल होता है। स्क्रीन नॉट विजिबल बिकॉज आई हैवंट शेयर्ड इट। आई विल शेयर इट, देन यू विल सी, नो? या, सो ओके, तो अब देखो लीस्ट रेशियो क्या आएगा। लीस्ट रेशियो परसेंटेज को डिवाइड करो, यहां पर क्या आएगा, 39.62 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 20.13 डिवाइडेड बाय 32, और यहां पर क्या आएगा 40.25
डिवाइडेड बाय 16। तो यहां पर इन तीनों का रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या आएगा, अब ये फटाफट कैलकुलेट करो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए फटाक से कैलकुलेटर मार लेते हैं, ठीक है। ये देखो इतना स्लो चल रहे हैं भाई साहब। अभी के लिए फटाक से कैलसी मार लेते हैं। 39.62 डिवाइडेड बाय 63। 0.628863 ले लेता हूं, 0.63, 0.63। फिर ये क्या है, 20.13 डिवाइडेड बाय 32। 0. ये भी 629, मतलब ये भी 0.63 आ गया, है कि नहीं। और ये लास्ट वाला अगर मैं देखूं, 40.25 डिवाइडेड बाय 16। इसमें तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से अगर इसको देखोगे ना, यहां पर ये 20 का ये डबल हो रहा है और ये 32 का हाफ हो रहा है। मतलब एक तरह से ये 4 टाइम्स आएगा, 4 गुना, बिकॉज न्यूमरेटर इज गेटिंग डबल्ड एंड डिनोमिनेटर इज गेटिंग हाफ्ड। तो एक तरह से ये 2.4 के आसपास ही आना चाहिए था, तो और आ रहा है देखो 2.5, 2.51, ठीक है। तो ये लीस्ट रेशियो आ गया, है कि नहीं। देखो, check whether the sum of all the percentages is 100. If it is not 100, give the remaining percentage to oxygen. Divide each percentage by the respective atomic weight to get least ratio. ठीक है, अब यहां पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। डिवाइड बाय द लीस्ट रेशियो टू गेट सिंपलेस्ट रेशियो। नाउ दैट इज व्हाट वी विल डू हियर। इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा है, 0.63। थ्रू आउट उसी से डिवाइड कर दो, 0.63 डिवाइडेड बाय 0.63, 0.63 डिवाइडेड बाय 0.63, 2.51 डिवाइडेड बाय 0.63। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां आएगा 1, यहां आएगा 1, और यहां पर कितना आएगा, देखो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 4 के आसपास आएगा, है कि नहीं। टू 2.51 डिवाइडेड बाय 0.63, है ना, 3.98। दैट्स प्रीटी मच इक्वल टू 4। लिख लेता हूं 3.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। देखो, अगर यहां पर 3.98 की जगह अगर ऐसा कुछ आया होता, थोड़ा मतलब फ्रैक्शन अगर ऐसा होता, 3.7 के आसपास होता, फिर ज्यादा हो गया यार, ये 3.98 है तो ऑलमोस्ट 4 लिया है मैंने, लेकिन यहां पर मैं इसे 4 में अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर थ्रू आउट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि वो होल नंबर में आ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो, यस और नो, फास्ट फास्ट फास्ट। जैसे कि मान लो यार, अगर यहां पर एक होता 1, एक होता 2 और एक होता 1.3। अब 1.3 को मैं थोड़ी ना ऐसा अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ, तो इसको या मान लो 1.32, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूंगा, थ्रू आउट मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, रफली 3.96, मतलब ऑलमोस्ट 4। ये चल जाएगा, मतलब ऐसा मैं करता। अगर फ्रैक्शनल नंबर आता, आई वुड हैव मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाय अ सर्टेन नंबर टू मेक इट होल नंबर, बट यहां पर ठीक है, यहां पर चलेगा। ये 1 आया, ये 1 आया, ये 4 आया। इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आया CuSO4। ये देखो, डिवाइड the least ratio throughout to get simplest ratio. If fractional simplest ratio is obtained, multiply throughout by a suitable integer to make them whole number and write the empirical formula. Is this understood? Yes or no?
अब मेरे को बताओ तनीषा, वंस अगेन आई टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स आई विल टेक मोर एग्जांपल यार, डोंट वरी। ठीक है, बट बिफोर आई टेक दैट वन मोर एग्जांपल, यू विल राइट डाउन दिस होल थिंग। पहले आप इसको लिखोगे एंड देन आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, क्लियर तो है ना यहां तक? हम्म, ओके ओके। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, जब आपके पास सिंपलेस्ट, जो आपके पास एक रेशियो है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज था C6H12O6, तो उसको हमने सिंपल रेशियो में ले लिया CH2O, यहां तक हमें मिल गया। लेकिन अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है, द एक्चुअल फॉर्मूला कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी C6H12O6, it can be C3H6O3, it can be C4H8O4, मतलब एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है इसमें से, जरूरी थोड़ी ना कि यही हो। वो कैसे पता चलेगा? राइट नाउ वी नो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, फ्रॉम देयर हाउ कैन वी गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। इज दिस क्लियर? यस और नो? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने को आ जाएगा हमें, ये टेबल वगैरह बना के आराम से निकाल लेंगे। अब ये बात है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकले? बहुत सिंपल है। मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया होगा, याद है ना आपको? वो 1, 2 और 3 करके रखा हुआ है पहले से, यहां से ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले टेस्ट से मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता है। आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है, उसका वेट निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो, रेशियो मिलेगा। ये देखो, दोनों को रेशियो डिवाइड करो, रेशियो मिल जाएगा, और उस रेशियो को एम्पेरिकल फॉर्मूला में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, बस आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, खत्म। ये 2 स्टेप का काम है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं देंगे, मॉलिक्यूलर वेट की जगह वेपर डेंसिटी दे देंगे, कोई बात नहीं। वेपर डेंसिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, उठा के यहां पटक दो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, जो वैल्यू आएगी रेशियो की, उसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला से। सो लेट मी शो यू एज एन एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, यहां पर अपने को न्यूमेरिकल में दिया भी है कि नहीं वो चीज? हाँ देखो, दिया है, मोलार मास दिया हुआ है अपने को, ये देखो, मोलार मास दिया हुआ है। मोलार मास कितना दिया हुआ है? 159 दिया हुआ है। यानी कि मुझे ये पता है कि यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 159। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कितना आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट CuSO4, 16 × 4 64। ऐड करके देखो जरा इसको, कितना आता है? उतना ही आता है, 159 आता है। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट है जो कि दिया हुआ है, मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट है जो मैंने निकाल लिया, यहां से निकाल लिया मैंने। जब इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे रेशियो मिलेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, दैट इज 159 अपॉन 159, दैट इज 1। तो थ्रू आउट इसे मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो क्या आएगा? CuSO4। अगर यहां पर R का वैल्यू 2 आता तो यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, Cu2S2O8। अगर 3 आता, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, लेकिन एज इट टर्न्स आउट मेरे को
आर का वैल्यू 1 आया है, 1 ही से थ्रू आउट में मल्टीप्लाई कर दूं। इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? यही चीज अगर आप ऐसे ऐसे लिख के जाओगे ना, तब तो फिर हो गया हैप्पी बर्थडे, फिर तो यार बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, इस तरह से सॉल्व करोगे यू विल गेट कंफ्यूज। वो टेबल बनाओ और फिर उसको सॉल्व करो। समझाता हूँ। मान ले अगर ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एक्स वाई टू, ठीक है। एक मिनट, हाँ श्रेया, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन सुहानीज डाउट एंड देन आई विल कम टू यू। If I have got the value of r as 3, then what I will do is I will multiply this throughout over here. So my molecular formula will be x3 y6। इसको 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट रेशियो वही है, 1:2 है, 3:6। समझी सुहानी? बस उतना ही है। अगर 1 होता तब तो उतना ही रहेगा, x y2 रहेगा, है ना? श्रेया, मैंने मॉलिक्यूलर वेट के जगह नहीं, मैंने ये कहा था वेपर डेंसिटी शायद दिया जाए। वेपर डेंसिटी दिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वेपर डेंसिटी इंटू 2 करोगे तो वैसे ही तुमको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके श्रेया? यस यस, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ओके, so I will give you one more numerical, but before I give you one more numerical, first you write down these things। पहले इन सब चीजों को लिखो, स्क्रीनशॉट। डोंट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट, राइट डाउन एवरीथिंग। जब अपनी हैंडराइटिंग में चीजें होती हैं तो फटाफट रिवाइज होता है सब कुछ आगे जाके। डन? ओके, स्क्रीनशॉट। डन? नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट। डन? क्या तुम इसके लिए लिखोगे, ऊपर लिखो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम 2.10 पेज 18, पेज 18 प्रॉब्लम 2.10, सॉल्व एग्जांपल 2.10। और इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी लिखो।
लिखो इसे फटाफट. इट शुड टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स. 5 से 10 मिनट तो मिनिमम लगेगा ही ये लिखने में. लिखो, अच्छे से लिखो, समझ के लिखो, एंड देन वी विल टेक वन मोर न्यूमेरिकल. एक और न्यूमेरिकल लेंगे. इसमें बोर्ड्स और एंट्रेंस एकदम सेम ही आता है. कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, सही, एक ही बात है. ठीक है. लिखो इसे, जल्दी लिखो. इट्स 8:13. वी विल रिज्यूम एट 8:23. तब तक लिखो इसे और समझ के लिखो. ऐसा नहीं है कि बहुत घाई गड़बड़ में लिख रहे हो. समझ समझ के लिखो कि चल क्या रहा है यहाँ. इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आया तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व. स्क्रीन शेयरिंग बंद हुआ नहीं है, मैंने बंद किया है. एक मिनट रुको, दिखाता हूँ. स्क्रीनशॉट ले लो. द रीजन व्हाई आई स्टॉप्ड इट इज बिकॉज यार आई हैव लिमिटेड डेटा. आई हैव लिमिटेड डेटा, बिकॉज ऑफ दैट आई स्टॉप्ड माय स्क्रीन शेयरिंग. बिकॉज वैसे भी अभी 1-2 दिन में तो मैं निकल ही रहा हूँ ना. हाँ, ठंडा है. ठंडा है. इट्स अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस ओवर हियर. 10 डिग्री के आसपास है. और अभी तो फिर भी फुल विंटर आया नहीं है अभी तो. ये मान लो इन द नेक्स्ट मंथ दिसंबर एंड जनवरी में तो 0 और 3 के बीच में होगा. कुल्फी जमाने वाला टेम्परेचर होगा. लिखो 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 लिखो. आर क्या है? आर इज द रेशियो. इसको आर की जगह एन ले लो, एक्स ले लो, जो तुम्हारा मर्जी बोले. ठीक है, उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है. आर का मतलब क्या हुआ? इट्स जस्ट अ रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. उसके बीच का खाली रेशियो है. उसके अलावा और कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है. अनुष्का इज ऑल्सो इन हर नेटिव प्लेस. वहां पे भी ठंडा है. अच्छा, वेयर इज योर नेटिव प्लेस? ओके, नाइस. UP, UP became Uttar Pradesh later on. Earlier, UP was called UP because it was United Provinces. That's why it was called UP, United Provinces. I don't know how many of you all knew that. Okay, it's 8:17. We still have Mumbai में 19 है. I know. It's good. 19 degrees Celsius is good. You still have about 6 minutes. लिखो लिखो लिखो. चलो, टाइम अप.
AW का मतलब हुआ एटॉमिक वेट तनीषा, और क्या होगा? AW, of course we are learning chemistry, so it's not so it has to be atomic weight. Yeah, no problem. So let us continue. एक न्यूमेरिकल और उठा लेते हैं, वैसा ही न्यूमेरिकल आता है हर बार, ठीक है? ये लो, कोई भी जो तुम्हारी इच्छा है। ये है कौन सा, क्या करें? हम्म, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। चलो ये देख लो, पहले वाला के देख लो, के। सो ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन कितना है? 20%। हाइड्रोजन कितना है? 6.7%। नाइट्रोजन है 46.67%। क्या इतने में 100 पूरा हो जाता है? नहीं, 46 और 6 लगभग कितना होगा? 52। 52 और 20 72, मतलब अभी भी एक लार्ज सम ऑफ परसेंटेज है जो 100 नहीं हो रहा है बेसिकली, राइट? जो बाकी तो बचा हुआ परसेंटेज वो कहाँ जाएगा? वो ऑक्सीजन में जाएगा, राइट? तो अब इसको खुद से ट्राई करोगे या मैं सॉल्व करके दिखाऊं? विल यू ट्राई ऑन योर ओन और डू यू वांट मी टू सॉल्व? राइट डाउन इन द चैट फास्ट. Will you try this numerical or do you want me to solve? Try? Okay. All right. Try. Try. Try करो. हाँ, no problem. Use the calculator if you want right now. लिखो, जल्दी लिखो. मैं तब से बोल रहा हूं. अब मैंने रियलाइज किया मैं तो म्यूटेड था. सो आई एम ट्राइंग टू से कि आपको आ रहा है सॉल्व करने के लिए, या कहीं पर कोई डाउट है, कहीं पर अटके हुए हो तो लिखो चैट में. स्टार्ट करूं? ये देखो यहां पर, एक मिनट.
I'll just reorganize everything. Yeah. So what do we have here? We have carbon, we have nitrogen, we have hydrogen, we have oxygen, right? अब कार्बन कितना परसेंटेज दिया हुआ है हमको न्यूमेरिकल में? कार्बन हैज बीन गिवन एज 20%, 6.7% हाइड्रोजन. कार्बन इज 20%, 6.7% हाइड्रोजन. नाइट्रोजन है 46.67%. यानी कि ऑक्सीजन कितना होगा जो 100 में से बचा हुआ है? कितना आया? कितना आया जल्दी बोलो. ओके, हाँ आई थिंक उतना ही आना चाहिए. 100 माइनस 26.7 माइनस 46.67, 26.63. करेक्ट. तो एटॉमिक वेट कितना है? कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. तो कार्बन का लीस्ट रेशियो क्या आएगा? 20/12. नाइट्रोजन का आएगा 46.67 डिवाइडेड बाय 14. हाइड्रोजन का आएगा 6.7 डिवाइडेड बाय 1 एंड ऑक्सीजन का आएगा 26.63 डिवाइडेड बाय 16. ये वाला तो एकदम ही सिंपल है ना? आई थिंक ये वाला भी प्रीटी मच सिंपल ही है. दिस इज 10/6 है ना? 10/6 इज 1.67, right? Okay, possibly your answers are correct, but let's just see. 20/12, ये तो बराबर है, 1.67 ही आया. Okay, 46.67 divided by 14 is 3.33. All right, and 26.63 divided by 16 is 1.66. Right? This is 1.66. This is 3.33. You will divide throughout by the smallest. अच्छा, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, राइट? इसको तो यार ऐसा नहीं कर सकते. चलो ठीक है, 1.66 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं. 1.67 डिवाइडेड बाय 1.66. 3.33 divided by 1.66. 6.7 divided by 1.66. 1.66 divided by 1.66. ये तो सिंपल है, 1 आएगा. ये भी सिंपल है, ऑलमोस्ट 1 ही आएगा, 1.01. ये कितना आएगा? ये आएगा 2, राइट? और ये कितना आएगा? ये एक बार देख लो. हाँ चलेगा, उतना ही आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा. हालांकि लोएस्ट नंबर से करते हैं इसलिए मैंने यहाँ 1.66 से किया हुआ. .03, which is pretty much equal to 4, right? So that's your simplest ratio. If it was 4.3, then yeah, that would be too much of a fraction. 4.03 is pretty much equal to 4. That's okay. So my empirical formula is CH4N2O. This is the empirical formula that I have got. CH4N2O. And what is the molecular formula? Molecular mass कितना है इसका? 60. So
molecular weight is 60. That is given to me. What is the empirical formula weight? 12 plus 4 plus 28 plus 16. So 12 plus 28 हो गया 40, 44, 44 plus 16 हो गया 60. यानी कि R का वैल्यू कितना आएगा? 60/60. यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? सेम, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, CH4N2O. अगर यहां पर R का वैल्यू आता 2 तो क्या हो जाता? C2H8N4O2. बट ऐसा है नहीं, यहां पर तो सिंपल सिंपल 1 है, तो इसके लिए यहां पर आया मुझे CH4N2. इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? Any doubt? Those of you who wanted one more example, those of you who were finding it difficult to follow, is it that difficult after all? So we started this entire quest with one question. Empirical formula weight repeat करना है. एक मिनट. Empirical formula weight क्या हुआ? बस इसका, इस empirical formula का weight, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन तो उसका 4, 2 नाइट्रोजन तो 14 होता है ना इसका, तो इसका 28, और यहाँ 1 ऑक्सीजन है तो उसका 16. बस ऐड किया, और क्या? ठीक है. So we started this entire concept with a single question: that what if a passenger is carrying a suitcase, and from that suitcase the police is able to find that there is some white powder inside, and they send it to Edumentor's labs. So what will the Edumentor's lab do? First, qualitative testing, then quantitative testing, and then colligative property testing. On the basis of this, we will get certain percentages, and on the basis of that, we can easily calculate its molecular formula. Can you imagine एक ऐसा substance जो आपने सिर्फ देखा है, लेकिन आप उसका molecular formula निकाल सकते हो? यार कितना awesome है कि नहीं? तो ये एक चीज हमने सीखी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में. इज देयर एनी डाउट हियर? गुड. And this brings me to the next part of this chapter, that is concentration. What is concentration? Tell me, what is concentration? In your words, yaar, in your words. It's okay if your answer is not perfect, that's fine. I'm not even expecting it to be perfect, but I'm not talking about that meditation wala concentration. No. All right. So if you are giving me answers, amount of solution. All right. Solution, amount. Okay. I have a very simple question for you. Let us say on one side there is a glass. Okay, एक glass है यहाँ पे. Concentration solution is very reactive. Okay, all right. एक मिनट.
ये देखो जरा, यहां पर है एक ग्लास और यहां पर है एक स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल लगता है कुछ ज्यादा ही ये हो गया, साइड में लेके आना पड़ेगा। ओके, अब ये जो ग्लास है, ये ग्लास जो आप देख रहे हो, इसके अंदर वाटर है। इसके अंदर वाटर है, और वाटर तो यार इसके अंदर भी है, स्विमिंग पूल के अंदर भी। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर भी वाटर है और ग्लास के अंदर भी वाटर है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि मान लो अगर ये स्विमिंग पूल में, इस स्विमिंग पूल के अंदर मैंने 10 स्पून्स फुल ऑफ शुगर डाला। मैंने 3 नहीं, 10 चम्मच भर के मैंने इसमें शुगर डाल दिया, और इसके अंदर मैंने मान लो 5 स्पून्स शुगर डाला। My question is, which water will be sweeter? Glass or pool? Pretty much everyone has given the correct answer. So why didn't anyone give me this answer? यहां पर तो उल्टा 10 चम्मच शक्कर है ना, वहां तो सिर्फ 5 है, यहां तो 10 चम्मच शक्कर है। The amount of water is more. Yeah, that's right. That's correct. Solvent. Yes, Harshita got the right answer. Everybody got the right answer, but Harshita used the correct terminology. So the thing is, here we are dealing with two substances, 1 and 2. 1 is solvent and 2 is solute. इसको याद करने का तरीका है सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है, सॉल्वेंट। ओके, आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, सॉल्वेंट को 2 ले लो। अरे नहीं भाई, फॉर्मूले हैं, बिगड़ जाएंगे। ठीक है, बिगड़ नहीं जाएंगे, मतलब फॉर्मूले वही रहेंगे, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कीप इट सिंपल, सॉल्वेंट को 1 रखो, सॉल्यूट को 2 रखो। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता सॉल्यूट क्या है, मतलब शुगर कितना डाला है, एसिड कितना डाला, यार वो इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट कितना है। राइट? इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट आपको बोर्ड्स में ऑलरेडी हो चुका है। इज दिस ऑलरेडी कंप्लीटेड फॉर यू इन बोर्ड्स, द कॉन्सेंट्रेशन पार्ट? ओपन करके देखो। हाँ, तो यू कैन जस्ट राइट NO, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग न्यू। ओके, सो सो ये देखो जरा, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है अलग अलग तरह से मेजर की जाती है। पर ये देखकर कंफ्यूज मत होना। ये देखो, बात ऐसी है, जब हमें सॉल्वेंट कितना है वो मेजर करना है,
सॉल्यूट कितना है वो मेजर करना है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन? इट इज, यहां पर लिखता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent. How much solute is dissolved in a given amount of solvent? सॉल्वेंट भी बोल दो या इवन ऐसा भी बोल सकते हो कि और सोल्यूशन. ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन. आपको क्या करना है, सॉल्यूट कितना है, कितने सॉल्वेंट में या कितने सोल्यूशन में, टोटल सोल्यूशन में. ठीक है, अब सॉल्यूट को आप मेजर कर सकते हो या तो मास में या वॉल्यूम में. सोल्यूशन को भी आप मेजर कर सकते हो या तो मास में या वॉल्यूम में. यानी कि टोटल 4 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के. वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको बच्चों? यस और नो? एम आई मूविंग टू फास्ट? ओके, ऑल राइट. सबसे पहले तो यार इसको लिख लो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट दिस डाउन. ये पूरी चीज को लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से. पहले इसे लिखो. डन. तो कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन से 4 तरीके हुए? कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन से 4 तरीके हुए? वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट. ज्यादातर ये यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है. इसकी इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है. मतलब मेजर करना है तो कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्रैक्टिकली इसका यूजेज कहीं होता नहीं. इसके जगह पे 2 ऐसे स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा जो एक्चुअली यूज होते हैं. ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट को हम वेट में मेजर कर रहे हैं, सॉल्वेंट को हम वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं. वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? दोनों को ही हम वेट में मेजर कर रहे हैं. और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? दोनों को ही, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को ही हम वॉल्यूम में मेजर कर रहे हैं. इज दिस अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? तो आपको क्या करना है, आपको अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है. यहां पर मोलैरिटी आती है, नॉर्मेलिटी आती है, परसेंटेज आता है, यहां पर मोलैलिटी आती है, परसेंटेज आता है, यहां पर तो सिर्फ एक परसेंटेज है, और यहां पर स्पेशल वाले में मोल फ्रैक्शन आएगा एंड पार्ट्स पर मिलियन आएगा.
तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। आपके घर में हैंड सैनिटाइजर होगा, सैनिटाइजर ओपन करके देखो, उसमें जनरली ये वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है। या कफ सिरप है, कफ सिरप में भी यही वाला यूज किया जाता है। लेबोरेटरीज के अंदर ज्यादातर ये दो यूज किए जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला यूज किया जाता है। सबका रीजन है, ऐसा नहीं कि मतलब बस मन किया और हमने ऐसे ही 4-5 तरीके बना लिए, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना एप्लीकेशन। इज दिस क्लियर टू यू, यस और नो? तो अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी के बेसिस पे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस thing that you can see, even when you write this in your notebook, you will write it exactly like this. You will write it on a double page, okay? And as you can see, यहां पर थोड़ा जगह आप खोल के लिखोगे तो भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये वाला 12th की जरूरत नहीं है, ये वाला 11th के अंदर ही मैं खत्म करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? आई वॉन्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लिखो। आई एम श्योर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। मे बी यू विल अंडरस्टैंड 10 to 20%, नॉट मोर देन दैट, बट डोंट वरी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट 10% आई विल बिल्ड अप। Take a screenshot of this. I want you to write this in your notebook. It's okay, you don't know anything yet. I'll teach you. Done? Screenshot लिया? इसको लिखो, राइट दिस डाउन। अरे इसके बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज है। ये वाला बोर्ड्स में नहीं, ये वाला एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा। एक आध प्रॉब्लम करवाऊंगा बोर्ड्स का, बिकॉज टेक्स्ट बुक में तुम्हारे एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो अच्छे हैं, ठीक है? वो तो करवा ही दूंगा अगर तुमको चाहिए तो। एंड ज्यादातर तो यार इसमें एंट्रेंस बहुत ही जोरदार है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। एनसीईआरटी ओपन करके देखो, रियली अमेजिंग न्यूमेरिकल्स यू विल हैव। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखो, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इसमें हम अच्छे से टाइम लगाएंगे, ठीक है? तुम लिखो इसे। मेरे को जरा ये बताओ, तुम्हारे बोर्ड्स में इस वक्त क्या चल रहा है? What's going on in boards right now? अरे नोटबुक चेक कर रहे हो क्या? बोर्ड्स में चल क्या रहा है इस वक्त? इक्विलिब्रियम इज कंप्लीटेड, मतलब तुम्हारा ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट तो हो ही गया होगा। इक्विलिब्रियम में तो कंसंट्रेशन आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब निकालते हो, then this part must have been completed for you already in boards. चलो, आई विल सी, मैं देखता हूँ, मैं सर से बात करता हूँ।